सड़क किनारे एक घना नीम का पेड़ डेच और उसके नीचे एक साइकिल रिपेयर की दुकान। दुकान के ठीक दाहिने हाथ पर कुछ दूरी पर स्थित एक चाय की झोपड़ी। सड़क के दोनों ओर खेत खलिहान व ग्रामीण लोगों के कच्चे पक्के मकान। वहीं पर नजदीक स्थित एक प्राइमरी पाठशाला की आखिरी घंटी बजती है और कुछ ही देर में मास्टर रमाकांत जी अपनी साइकिल को लुढ़काते हुए भूवाल पंचर वाले के पास आ जाते हैं। इससे पहले कि रमाकांत मुख से कुछ कहते, साइकिल रिपेयर की दुकान चलाता भूवाल बोल पड़ी द्युधा। काजी मास्टर साहेब, हीरो होंडा फिर से पंचर हो गई का? पजामा कुर्ता पहने, गले में सफेद रंग का गमछा डाले, रमाकांत साइकिल को स्टैंड पर टिकाते हुए कहते हैं, जब तुम्हारे जैसा इंजीनियर काम करेगा तो हीरो होंडा रोज पंचर होगी ही। भूवाल रमाकांत की मस्खरी को पहचानते हुए उत्तर देता है, सब हमारा ही गलती है ना मास्टर साहेब? तनिक घाम देखिए कितना है। सूरज भगवान लग रहा है, सब जलाकर राख कर देंगे। भुवाल पास में रखे एक मटके की ओर इशारा करते हुए कहता है, पीजिए ठंडा पानी और आप गला तर करिए अपना, तब तक हम दो चाय बोल कर आते हैं। अरे नहीं नहीं, रमाकांत जी बोले, तुम बैठो भुवाल, पंचर बना दो जल्दी, मैं ही जाकर चाय लाता हूं। इधर नीम के पेडी डीडज के नीचे भुवाल साइकिल को जमीन पर गिराकर उसका ट्यूब निकाल रहा था। उधर रमाकांत मास्टर जी चाय वाली झोपड़ी के पास जा पहुंचे। धूप इतनी तेज थी कि सड़क पर देखने से ऐसा लग रहा था मानो उस पर कोई तरल पदार्थ बह रहा हो। गांव की सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी और सपाट नहीं होती। उसी सड़क पर मवेशी, पैदल चलते लोग, दुपहिया, चार पहिया वाहनों के अतिरिक्त सवारी जीप और लोकल बसें आदि दौड़ती भागती रहती। सड़क किनारे नीम के नीचे बैठा भूवाल अभी पंचर के छिद्र को तलाशने के लिए ट्यूब फुलाकर पानी में डालता ही है कि अचानक एक तेज रफ्तार आती हुई बस अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवारियों से भरी हुई बस लगभग दो भाग में बंटते हुए नीम के पेड़ में पूरी तरह फंस गई। चिलचिलाती खड़ी दोपहरी के शांत वातावरण में अचानक ही कौतूहल उमड़ पड़ा। रोने चीखने की आवाजों के बीच बस में बैठे घायल जिंदा लोग खुद को बचाने की गुहार लगाने लगे। क्षण में ही पास वाली चाय की झोपड़ी से सभी लोग बाहर आकर घायल लोगों को बस से निकालने लग गए। इससे पहले कि दूर थाने से पुलिस आती, ग्रामीण लोग अपना सामाजिक दायित्व निभाने लगे। बस में बैठी कुछ महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष एवं बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और जो घायल थे उनकी भी हालत अत्यंत गंभीर थी। एक गांव ही है जहां के लोग सबका दुख पहचानते हैं, अतः पुलिस का इंतजार किए बगैर लोग अपने निजी वाहनों से घायल व्यक्तियों को अस्पताल की ओर लेकर चल पड़े। इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई मौन खड़ा था तो वो थे रमाकांत मास्टर जी। अपने हाथ में चाय के दो कुल्हड़ लिए बेसुध बदहवास खड़े रमाकांत की आंखें अपने मित्र भूवाल को तलाश रही थी। हरे रंग का पेड़ जमीन से ऊपर कुछ दूरी तक खून से लाल हो चुका था। चाय का कुल्हड़ फेंकते हुए रमाकांत अचानक चेतन की अवस्था में पुनः लौट आए और दौड़कर रोते हुए अपने मित्र भुवाल को बिखरी हुई बस के आसपास तलाशने लगे। लोगों से भरी हुई बस की यह टक्कर सच में खतरनाक थी, क्योंकि तेज दोपहरी में भी रक्त नहीं सूख पा रहे थे। आखिर रमाकांत जी की नजर ठीक पेड़ के नीचे व बस से बुरी तरह दबे एक मृत शरीर पर पड़ी। भुवाल ही था वो। उसके कपड़ों से जाहिर हो रहा था, बेशक वो खून में डूब चुके थे। हाँ, भुवाल ही था वो, क्योंकि उसने अभी तक साइकिल के ट्यूब को अपने हाथों में जकड़ रखा था। बस और पेड़ के बीच दबा भुवाल का मृत शरीर रमाकांत खींच भी नहीं सकते थे, अतः वो वहीं बैठकर रोने लगे। भुवाल से बड़ी यारी थी रमाकांत की, भला मित्र की मृत्यु पर कैसे न रोते। स्वयं को दोषी मानते हुए रमाकांत ने हाथ जोड़कर भुवाल से कहा, हमको माफ कर दो भुवाल, हम तुमको चाय लाने नहीं दिए। हमें पता होता कि ये हादसा होगा तो हम कभी तुमको न रोकते। तुम्हारी जान मेरी वजह से गई। भुवाल, हमको माफ कर दो। इस घटना को बीते अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था। एक रात रमाकांत उस नीम के पेड़ के सामने से होते हुए गुजर रहे थे कि तभी एक आवाज आई, मास्टर साहेब, चाय नहीं लाए आप? रमाकांत जी को लगा भूवाल ने बोला, फिर तुरंत उनको ध्यान आया।
अरे भूवाल तो मर चुका है। गांव में तो रात बेहद जल्दी हो जाती है। आसपास अंधेरा। उस पर ये भूवाल की आवाज। रमाकांत जी का दिल धड़काने लगी। स्वयं को हौसला देते और वह मानकर वो अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े।